आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट विथ कुशवाहा सर पे। देखिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आप तैयारी करते रहिए, भले ही हमको समय नहीं मिल पाता है, पर आप अपने समय को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ समय से हमारा जो समय है ना, वो एक तरह से समझिए एक समय पर हम एक काम को नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास करते रहें तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए तब तक। हाँ, हो सकता है कल से हम लाइव क्लास आपको देंगे। हो सकता है क्या कल से देना है, या अभी देख रहे हैं फिर दशहरा दुर्गा पूजा है तो इसमें बिजी रहेंगे, तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, वही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है, ये आप जानते हैं? नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है? सभी को पता है कि नाद मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? एक तो है आहत नाद और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है अनाहत नाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? संगीत का जो आधार है किस नाद को माना जाता है, अनाहत नाद को या आहत नाद को? तो आप जानते हैं संगीत का आधार किस नाद को माना जाएगा? संगीत का आधार आहत नाद को ही माना जाएगा, जिस पर हम किसी न किसी वस्तु से प्रहार करते हैं तब जाके हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं? संगीत में प्रयोग करते हैं, और स्वतः जो उत्पन्न होती है अनाहत नाद, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अनाहत नाद किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करता है? तो आप सभी जानते हैं अनाहत नाद किसी न किसी वस्तु पर आघात करके, तो द्रव्यों के आघात से क्या होगा? ये अनाहत नाद की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं 3, 2, 4 या 1। क्या होना चाहिए? ध्वनि को कितने माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जाते हैं? इसका तो उत्तर सभी को पता होना चाहिए। कितना माध्यम होता है? ठोस, द्रव और गैस, 3 माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? 5वां नंबर, कंपन कितने प्रकार के होता है? तो कंपन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2 या 1? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, आप आराम से उत्तर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आप लोग। कंपन के कितने प्रकार है? कंपन के 2 प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इरेगुलर हम हुए हैं, आप नहीं होइए, ठीक है ना। नियमित और अनियमित, यह किसके प्रकार है? स्वर के, श्रुति के, कंपन के, तारता के। बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर? नियमित और अनियमित, यह किसके प्रकार हो जाएंगे? कंपन के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है? तो क्या आप जानते हैं कि नहीं है? 4, 7, 2 या 3? बताइए, नाद की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए तो आप सभी एकदम इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। नाद की विशेषताएं कितनी मानी जाती है? 3 विशेषताएं मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नाद की विशेषताएं कौन कौन सी है? तारता, तीव्रता, जाति, इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचापन, नीचापन, उपरोक्त सभी। क्या कहिएगा? नाद की विशेषता क्या सब हो सकती है? क्या लग रहा है? सभी हो जाएगा? छोटा बड़ापन हो कि उनका ऊंचा नीचापन हो, या इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, तारता, तीव्रता, जाति, सब वही बात है। तो अब उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अभी आपने देखा, इंटेंसिटी के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तीव्रता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तो तीव्रता का और दूसरा कंप विस्तार, ऊंचा नीचापन, छोटा बड़ापन या तारता। आखिर क्या कहते हैं तीव्रता को? जल्दी से बताइए। है तीव्रता क्या हुआ? इंटेंसिटी किसी चीज का छोटा बड़ापन होना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, तीव्रता जो है किस पर निर्भर करेगी? द्रव पर, आंदोलन संख्या पर, आवृत्ति पर या कंप विस्तार पर? आखिर किस पर निर्भर करेगी तीव्रता? तो आप सभी जानते हैं तीव्रता किस पर निर्भर करती है भाई? कंप विस्तार पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या हो जाती है? घटती है, घट जाती है, बढ़ती है, समान रहती है या समाप्त हो जाती है? तो कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता भी क्या हो जाएगा? तीव्रता भी बड़ा हो जाएगा। जितना कंप विस्तार बड़ा होगा तो तीव्रता भी बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहते हैं? बताइए क्या होना चाहिए? नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहते हैं हम लोग? तारता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, गुण कहते हैं या जाति कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नाद के ऊंचा नीचापन, छोटा बड़ापन तो आपने देख लिया, तीव्रता
और ऊंचा नीचापन की बात करें तो तारता हो जाएगा, ऊंचा नीचापन क्या हो जाएगा, तारता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, तारता को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, चलिए बता दीजिए। इंटेंसिटी तो आपने देख लिया, तीव्रता हो जाएगा, वेव होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी है। क्या लग रहा है, फ्रीक्वेंसी को लॉक किया जाए? तो जी सर, फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, पिच माने तारता होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो जाती है, पिच माने क्या होता है, तारता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से क्या होती है, मोटी होती है। आखिर नाद का यह कौन सा गुण है, जल्दी बताइए। तीव्रता है, छोटा बड़ापन है, तारता है या आंदोलन है? तो आप इसको क्या कहेंगे, जाति, तारता कह सकते हैं, तारता हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तारता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी, कंप विस्तार पर निर्भर करेगी या पिच पर निर्भर करेगी, बताइए। हाँ, टिम्बर मतलब जाति हो जाता है, जल्दी बताइए, तारता किस पर निर्भर करेगी। चलिए आपका समय, आप लोग जल्दी जल्दी बताते चलिए, बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन पर समय दे रहे हैं तो उसका तो कमेंट करके एकदम फास्ट में बताइए दीजिए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाना चाहिए आपका, तारता किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर ना, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी, बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रीक्वेंसी आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आवृत्ति के कम होने से तारता, देखिए इसीलिए तो तारता, आवृत्ति का कम होगा तो कुछ ना कुछ तारता में प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, नियमित रहेगी या अनियमित हो जाएगी, बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर। चलिए इसमें तो समय ज़्यादा देने की ज़रूरत है ही नहीं, आवृत्ति कम होने से तारता भी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तारता भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तारता बढ़ेगी, घटेगी या एक समान रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ऐसा क्या स्थिति हो जाएगा, किसी तार की लंबाई कम कर दे तो तारता क्या हो जाएगी, ये एकदम बढ़ेगी, तारता क्या होगी, बढ़ेगी। साधारण रूप से मनुष्य के कान जो है अधिकतम कितनी ध्वनि को सुन सकता है, तो अधिकतम आप सभी जानते हैं 38,000 से की ध्वनि को सुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है, वो 38,000 अधिकतम हो गया। आप बताना है कि न्यूनतम कितना हो, कम से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो न्यूनतम 16 आवृत्ति का ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है, तो संगीत में अगर देखा जाए 4,000, 6,000, 8,000 या 5,000, संगीत में अधिकतम कितनी ध्वनियाँ प्रयोग में आती है, इसके बारे में आप अगर देखेंगे तो 4,000 उत्तर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक सेकेंड में जिन्हें कंपन होते हैं उसे कंपन कहते हैं, आंदोलन कहते हैं, तारता कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आप जान चुके होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से, कि नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करेगी, सहायक नाद पर, तारता पर, अनाहत नाद पर या अनियमित नाद पर, किस पर निर्भर करेगी। नाद की विशेषता जाति सहायक नाद पर निर्भर करेगी, जाति उसका क्या होगा, नहीं होगा, सहायक नाद पर ना। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, क्या है, दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि कौन सा वाद्य बज रहा है, ऐसा कैसे, वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण, नाद के कंप विस्तार के कारण, सहायक नादों के कारण या श्रुतियों के कारण, कैसे बता सकते हैं, तो ये जो सहायक नाद है इसके कारण से हम लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम, ज़्यादा, समान रहती है या उल्टी होती है, बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होना चाहिए, प से पहले है, तारता कम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या हमारा, तार सप्तक का षडज मध्य सप्तक के षडज से तारता में क्या होती है, तो तारता में क्या हो जाएगी, तार सप्तक का षडज है और मध्य सप्तक का षडज है, तो तारता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, छोटी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सितार पर पंचम की ऋषभ की तीव्रता पंचम से क्या होना चाहिए, पंचम से
कम है ना, तो एकदम कम हो जाएगा। सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से कम होगी। अगला क्वेश्चन, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो आप जानते हैं नाद के 5 अगर प्रकार आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। 5 प्रकार किसने बताए हैं? तो नारद जी के द्वारा बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है अगला, संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? तो उच्च और रुक्ष ध्वनि को किस नाम से जाना है? उच्च और रुक्ष ध्वनि को तो वातज पीतज करुज सन्निपात, तो क्या कहा जाएगा? उच्च और रुक्ष ध्वनि को तो वातज कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? मधुर ध्वनि, सुकुमार, गंभीर, घनशील, उच्च या रुक्ष या मिश्रित? पितज ध्वनि कौन सी ध्वनि मानी जाती है? तो अगर आपसे पिच ध्वनि पूछा जाए तो गंभीर और घनशील आवाज हो जाएगा पिच ध्वनि। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। महर्षि भरत ने भी कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो 66 गो श्रुति का वर्णन महर्षि भरत के द्वारा किया गया है। 21 गो, 22 गो या 7 गो, क्या होना चाहिए सही उत्तर? चलिए जल्दी से बताते चलिए, आप लोग बीच बीच में बताते नहीं हैं आप, क्या होगा तब? महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है ये बात सबको पता होना चाहिए। बताइए, 66 श्रुति तो हैं, 21 है, 22 है, 7 है। श्रुति की संख्या आपको क्या होना चाहिए इसमें? बताइए, महर्षि भरत ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, वही होगा, 22 ही संख्या होगा महर्षि भरत के द्वारा ही श्रुति की। अगला, मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? मतंग के अनुसार पूछा जा रहा है तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। विदेशी में वर्णन है 22, 66, 12, 33, कितना हो जाएगा? तो 22 एकदम सही उत्तर हो जाएगा मतंग के द्वारा। अब बताइए, ये जो 66 श्रुति है किनके द्वारा माना गया है? भातखंडे जी हैं, कोहल है, आचार्य बृहस्पति है या दत्तिल है? बताइए, 66 श्रुति किसने मानी है? भातखंडे, कोहल, आचार्य बृहस्पति या दत्तिल, किनके द्वारा माना गया है 66 श्रुति ना? 66 श्रुति तो कोहल हो जाएगा, एकदम सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि धैवत स्वर की श्रुतियों कितनी मानी जाती है? हाँ, धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती है बता दीजिए जल्दी से। धैवत स्वर का सारे, सामा प का 4 4, रेध का 3 3, गौनी का 2 2। अगला क्वेश्चन, दो श्रुतियों का निम्न में से कौन से स्वर हैं? तो दो स्वर का गौनी, दो स्वर का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? तो बताइए, षडज ग्राम में पंचम क्या हो जाएगा? प जो है षडज ग्राम में षडज ग्राम में हो जाएगा प 17वीं श्रुति पर, और मध्यम ग्राम में हो जाता है 16वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम में एक नीचे आ जाता है, मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों को के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? प्रमाण श्रुति, ग्राम अंतर श्रुति, पूर्ण श्रुति, क्या नाम दिया है? बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाण श्रुति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है? तो आप सभी जानते हैं प्रमाण श्रुति को जो महर्षि भरत है उनके द्वारा कैसे दर्शाया गया है? सारना चतुष्टय प्रक्रिया द्वारा ना। तो सारना चतुष्टय प्रक्रिया एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा गया? 4 बार, 5 बार, 3 बार या 2 बार या 1 बार? बताइए क्या होना चाहिए? सारना प्रक्रिया में कितनी बार उतारा गया है तार? तो सभी को पता है कि ये 4 बार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारना पद्धति में कितनी बार तार को उतारा गया? 4 बार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? 0, 4, 12 या 6? द्वितीय सारना से कितने श्रुतियों की सिद्धि होती है? तो द्वितीय सारना से आपको 4 श्रुति की सिद्धि हुई है। फर्स्ट बिल्कुल नहीं, सेकेंड, द्वितीय पूछा गया ना,
तो 4 हो जाएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन होगा क्या कि तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती है। बताइए 22, 4, 6 या 12। तृतीय से कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 6 हो जाएगा यहाँ तृतीय। दूसरा तीसरा हो गया। अब चलिए तीसरा के बाद चौथा, महर्षि भरत की चौथी सारना में कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती है। बताइए क्या होना चाहिए। चौथी में क्या हो जाएगा, 4, 6, 10 और 12, टोटल कितना हो गया 22 श्रुति है। पहला में 0, 0, 4, 6 और 12, तो 4, 6, 10, 12 कितना हो जाएगा 22 हो गया। 22 श्रुति होती है। अगला क्वेश्चन है, भरत ने सारना पद्धति कितनी वीणा का प्रयोग किया है। 4, 3, 2, 1 क्या होना चाहिए। तो भरत ने सारना पद्धति में एक चल वीणा और एक अचल वीणा दो प्रयोग किया गया है इनके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी, 9, 12, 7 या 15। तो इसके बारे में तो सबको पता है, महर्षि भरत ने कितने तार बांधे थे, जितने कि आप जानते हैं 7 तार, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य केसीडी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया। श्रुति सारना यंत्र, श्रुति दर्शिका द्वारा, श्रुति दर्पण द्वारा या श्रुति वीणा। बताइए। तो आचार्य बृहस्पति के द्वारा क्या हो जाएगा, श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किया जाता है। और श्रुति दर्पण है ना, कहाँ है, वही पूछा जा गया। श्रुति का उदाहरण, बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया, श्रुति दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रुति दर्पण पूछा गया है। बताइए क्या होना चाहिए श्रुति दर्पण, राइट आंसर आचार्य बृहस्पति होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसकी सारना पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियां बांधी गई थी। तो 22 तार तो आप जानते हैं कि भरत और सारंगदेव है, तो सारंगदेव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरत के द्वारा तो 7 ही तार। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है। तो 5, 9, 7 या 22। श्रुति दर्पण की बात हो रही है। बताइए श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी गई थी। तो श्रुति दर्पण बृहस्पति के द्वारा 5 ही, आचार्य बृहस्पति के द्वारा 5 तार बांधी गई थी। तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लाइव क्लास नहीं मिल रही है, उस असुविधा के लिए थोड़ी सी हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आपका क्लास नहीं हो पा रहा है, आप एब्सेंट होते जा रहे हैं। और लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास रेगुलर हो जाए। चलिए फिर भी कोशिश रहेगा। आप सब अब इधर लगे होंगे किस चीज़ का, मेला का तैयारी में, दशहरा पूजा है, इसमें भी आप सब जुड़िएगा। तो समय तो आपका इधर भी थोड़ा सा जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।